हेलो स्टूडेंट्स, गौतम स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस के एक और मजेदार टॉपिक को जो संबंधित है ऊष्मा ताप एवं ऊष्मा गतिकी के नियमों से संबंधित है। ये हमारा एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड है। ये विज्ञान का एक मजेदार टॉपिक है जिसको पढ़ने से हमें निश्चित ही ऊष्मा और ताप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकल कर सामने आ जाएगी, क्योंकि यहीं से ये एनसीईआरटी का एक ऐसा पोर्शन है ऊष्मा ताप एवं ऊष्मा गतिकी कि यहाँ से हम लोग ये जानेंगे कि ऊष्मा क्या होता है और ताप क्या होता है और इसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है। और हम लोग जो दैनिक जीवन में देखते हैं ऊष्मा और ताप, इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका हम लोग मापन कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसको आइए हम लोग ध्यान से विस्तार से देखते हैं। ठीक है। तो ये विज्ञान की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक की स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एवं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि ऊष्मा एवं ताप, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा। ऊष्मा को अंग्रेजी में बोलते हैं हीट और ताप को बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है। एंड थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी। ठीक है। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी का पूरा पोर्शन है। ठीक है। तो इसको हम लोग लगातार, ये हमारा पहला वीडियो है, ये देखिए ये हमारा पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। अब इसी को हम लगातार, इसकी सीरीज लगातार जारी रखेंगे। तो जब तक इसका पोर्शन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम इसी पर विशेष चर्चा करते रहेंगे। ठीक है। आने वाले वीडियोस भी हमारे जो आपको मिलेंगे वो इसी से संबंधित आपको मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं ऊष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों अथवा उनके परिवेश के तापांतर के कारण होता है। ठीक है। उनके निकायों एवं उनके परिवेश के तापांतर के कारण होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। और इसका जो मात्रक होता है, ऊष्मा का जो मात्रक होता है उसे वो जूल होता है। क्या होता है? जूल, जिसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये विशेष ध्यान रखें कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है। और इसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों अथवा उनके परिवेश के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दो वस्तुएं, ये ऊष्मा चलता कैसे है। ठीक है। ऊष्मा किस किस माध्यम में चल पाता है, कैसे चलता है। ठीक है। हम लोग देखेंगे दो वस्तुओं एवं उनके परिवेश के मध्य ऊष्मा का संचार तभी तक होता है जब तक वस्तुओं एवं उनके परिवेश के माध्यम का ताप एक समान ना हो जाए। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक लैंप ले लिया जाए और एक धातु का टुकड़ा ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए एक कील ले लिया जाए या बड़ा सा इस तरीके का एक छोटी सी रॉड ले ली जाए लोहे की, और उस पर एक साइड से हम लोग गर्म करें, और तो इसका स्थानांतरण जो ऊष्मा होगा उसका स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक ना आ जाए। तो वही चीज है कि वस्तुओं का जब ऊष्मा का जो संचार होता है वो तब तक होता है जब तक कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी तरीके से ना पहुंच जाए। ठीक है। जब तक उसका एक समान क्या हो जाए, ताप ना हो जाए, तब तक ऊष्मा क्या करेगी? प्रवाह करती रहेगी, ऊष्मा का संचार होता रहेगा। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं ताप। ठीक है। ताप के बारे में देखते हैं। ताप वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु सजीव व निर्जीव, ठीक है, सजीव व निर्जीव में निहित ऊष्मा की मात्रा या स्तर, ठीक है, मात्रा या स्तर, बात एक ही है, अथवा तीव्रता, ठीक है, तीव्रता को व्यक्त करती है। ठीक है। तीव्रता को व्यक्त करती है। ताप की माप विभिन्न प्रकार के पैमानों से हम करते हैं और ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ठीक है। ताप का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? केल्विन। ठीक है। तो जो ताप होता है इसका मापन हम लोग विभिन्न माध्यमों से करते हैं, और ताप वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु की सजीव और निर्जीव में निहित ऊष्मा की माप होती है। ठीक है। ताप की माप होती है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे अभी कि इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, और ताप का जो मात्रक होता है वो हम विभिन्न पैमानों में मापते हैं। ठीक है। ताप को केल्विन से मापते हैं और ताप को मापने के लिए हम विभिन्न पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। तो ताप को हम लोग क्यों मापते हैं? क्योंकि हम तभी पता कर पाएंगे जैसे कि कोई निर्जीव वस्तु है या सजीव वस्तु है कि उसमें ताप क्या है, उसकी शीतलता कितनी है और उसके अंदर उसका ताप क्या है। इन दोनों
चीज़ों के अंदर डिफरेंट ज्ञात करने के लिए हम लोग ताप को विभिन्न पैमानों से मापते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ताप के पैमाने कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए टेम्परेचर स्केल पर हम देखेंगे, तो टेम्परेचर स्केल पर जब हम देखेंगे तो एक सेल्सियस पैमाना होता है, एक फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, और एक केल्विन पैमाना होता है, और एक र्यूमर पैमाना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ताप को 4 तरीके से मापा जा सकता है। ठीक है, पहला नंबर सेल्सियस पैमाना, दूसरा नंबर फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा नंबर केल्विन पैमाना, और चौथा नंबर र्यूमर पैमाना होता है। ठीक है, तो आइए हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 4 पैमाने ऐसे होते हैं जो तापमान को मापने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर पर हम देखेंगे सेल्सियस या डिग्री या सेंटीग्रेड पैमाना, या इसी को हम लोग डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे एंडर्स सेल्सियस 1742 ईस्वी में इस पैमाने की खोज की थी। ठीक है, एक जो वैज्ञानिक थे एंडर्स सेल्सियस, इन्होंने 1742 ईस्वी में सेल्सियस पैमाने की खोज की थी, जिन्होंने ये बताया कि एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, जिन्होंने बताया कि एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पर 0.76 मीटर पारे का जो स्तंभ होता है, मीटर पारे का स्तंभ, ठीक है, तो एक वायुमंडलीय दाब पर जो पारे का स्तंभ होता है वो 0.76 मीटर पारे के स्तंभ पर इन्होंने क्या किया, इस पैमाने की खोज की। ठीक है, तो इस पैमाने की जब खोज की गई तो इससे ये पता चलने लगा कि किस वस्तु की कितनी शीतलता है और किस वस्तु की कितना ताप होता है। ठीक है, कितनी शीतलता होती है, कितना ताप होता है, इस चीज से हमें यही पता चलेगा, इस पैमाने से हमें यही पता चलेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होता है, इसका हिमांक क्या होता है, इस पैमाने में हिमांक बिंदु क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गलनांक बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं, गलनांक। हिमांक को ही हम लोग गलनांक बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। गलनांक नहीं, सॉरी, फ्रीजिंग यानी जमना। ठीक है, किस पे वो जमने लगता है, ठीक है, ये जानेंगे, लोग जानेंगे कि किस पे ये जमने लगता है। तो जो ये डिग्री सेल्सियस का जो हिमांक बिंदु होता है, डिग्री सेंटीग्रेड का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सी से सेल्सियस लिख देते हैं। ठीक है, तो जो इसका हिमांक होता है, डिग्री सेल्सियस का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, इसी को हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पर क्या होता है कि जो द्रव हो या पदार्थ हो वो किस पे उबलने लगता है, वो चीज़ हम देखेंगे कि इसमें इस तापमान में कि जिसका अधिकतम टेम्परेचर क्या हो जाता है, कि किसी वस्तु का तापमान कितना अधिक हो जाता है। इन चीज़ के बारे में अभी हम तुरंत जानेंगे कि जो डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका जो अधिकतम बिंदु होता है, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसमें थोड़ा देख लेंगे, फिर ये वाली हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, इसके लिए थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ पर जो था वो ज़्यादा गीला कपड़े से हमने साफ कर दिया, तो इसलिए मार्कर नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट अभी हम लोग बता रहे थे, इसकी चर्चा कर रहे थे, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। बहुत सी स्टूडेंट्स क्या होता है, गलनांक और हिमांक और क्वथनांक में बहुत ज़्यादा
कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर आज हम देख लेंगे कि कंफ्यूजन कैसे दूर करना है। ठीक है, इसको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अंग्रेजी इसकी याद कर लीजिए, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका मतलब फ्रीजिंग मतलब होता है जो जमना। ठीक है, जिसपे जो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए कोई पदार्थ ही जमेगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं जल, जानते हैं ना सभी लोग, जल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो जल होता है वो द्रव के फॉर्मेट में होता है। जब उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, और जब उसका 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो क्वथनांक होता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका क्वथनांक होता है, तो पानी उबलने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा पैमाना रहा। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण है। अब इनके बारे में हम लोग संबंध भी देखेंगे, तो इन्हें जानना बहुत जरूरी था हमारे लिए। तो एक पैमाना हमारा हो गया डिग्री सेल्सियस पैमाना। ठीक है, जिसको हम लोग सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना कहते हैं। इसके बारे में हमने बताया कि एंडर्स सेल्सियस 1742 ईस्वी में इसकी खोज की। एक वायुमंडलीय दाब पर उन्होंने 0.76 मीटर पानी का स्तंभ पर उन्होंने इसका परीक्षण किया। डिग्री सेल्सियस जो हिमांक होता है, डिग्री सेल्सियस का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा दूसरा नंबर है वो फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना, तो जो ये पैमाना होता है, इस पैमाने की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फ़ारेनहाइट ही था। ठीक है, क्या नाम था उनका, फ़ारेनहाइट ही था, उनका नाम फ़ारेनहाइट था। तो फ़ारेनहाइट थे वो जानते हैं 1710 ईस्वी में इसकी खोज की गई फ़ारेनहाइट के द्वारा। ये 1710 ईस्वी में इसकी खोज की गई। तो ये भी इसी प्रकार का एक फ़ारेनहाइट है, पैमाना है, जिसका इस्तेमाल हम लोग होता तो इसी के जैसे ही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अपने नए नए पैमाने को बताया है कि इस पैमाने में इस प्रकार से मापा जा सकता है। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते जाएंगे इसी क्लास बाय क्लास, तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार के ये पैमाने होते हैं और इनका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो ये पैमाना होता है, तो इसमें जो आपका ये हिमांक बिंदु होता है, इसमें फ़ारेनहाइट डिग्री में, इसको हम लोग एफ से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ से, फ़ारेनहाइट डिग्री। इसको हम लोग, इसका जो हिमांक बिंदु होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और फिर इसके बाद जब इसका हम लोग देखेंगे, इसका हम देखेंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है। ठीक है, हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। इस पैमाने में जो हमारा क्वथनांक दिया है वो दिया है हमारा, वो दिया है 212। ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट। सॉरी, इसका जो ये क्वथनांक, जो इसका हिमांक बिंदु है वो 32 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, देख लीजिए, तो इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट, और डिग्री फ़ारेनहाइट कहिएगा जरूर, क्योंकि डिग्री लगा हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे। जो फ़ारेनहाइट पैमाने पे जो हिमांक बिंदु होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो इसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग इसी प्रकार के, जैसे जल होता है, जल के पैमानों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसके एक भाग को, जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं तो डिग्री सेल्सियस, अगर मान लीजिए ऐसे पैमाना बना हुआ है, मान लीजिए कोई थर्मामीटर है। ठीक है, अगर ये थर्मामीटर है तो इसके ऐसे इस प्रकार से भाग दिए रहते हैं। तो ठीक है, इसके एक भाग को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। उसी प्रकार से जब ये पैमाना जो बनाया जाएगा
तो इस पैमाने को भी हम लोग 1 फ़ारेनहाइट कहेंगे। इसके एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, 1 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 1 फ़ारेनहाइट एक भाग को कहेंगे। ठीक है, इसके एक भाग को हम लोग इतने से भाग को हम लोग ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच का जो भाग होता है, ठीक है, इसके जो बीच का भाग है इसको हम लोग बोलेंगे 1 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 1 फ़ारेनहाइट बोलेंगे और इसके भाग को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इस तरीके से अब देखेंगे नेक्स्ट पे केल्विन पे। ठीक है, केल्विन पे देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो ये केल्विन पैमाना है, ठीक है, अब हम लोग पहले केल्विन पैमाना की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग परम शून्य ताप की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग केल्विन पैमाने की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दिया है आपका केल्विन पैमाना, ठीक है, उस पर बात हम लोग करें। ठीक है, तो जो केल्विन पैमाना है इसकी खोज 1852 में हुई है। ठीक है, इसकी खोज 1852 ईस्वी में किया गया है ली केल्विन के माध्यम से। ठीक है, इसकी खोज जो हुई वो 1852 में। ठीक है, इसकी खोज 1852 ईस्वी में, इसकी खोज 1852 ईस्वी में। ठीक है, इसकी जो खोज हुई वो 1800 इस पे लिख नहीं रहा है, इसकी खोज 1852 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये 1852 ईस्वी में लुई केल्विन के द्वारा, ठीक है, लुई केल्विन के द्वारा, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन पैमाना। ठीक है, केल्विन पैमाना भी ताप को मापने के काम में आता है। ठीक है, जैसे हमारा सेल्सियस डिग्री या सेंटीग्रेड सेल्सियस पैमाना रहा, फ़ारेनहाइट पैमाना रहा, इसका हिमांक बिंदु क्या होता है, क्वथनांक बिंदु, वैसे इसका भी अपना हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका हिमांक बिंदु क्या होता है और इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसका हिमांक बिंदु और इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो जो इसका हिमांक बिंदु होता है वो 273 केल्विन होता है। ठीक है, जो इसका हिमांक बिंदु होता है, जो उसका हिमांक बिंदु होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, FP हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273। ठीक है, कितना होता है, 273 केल्विन। ठीक है, ये होता है इसका 273 केल्विन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और जो इसका क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है, इसी में से 100 का हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जो 373 केल्विन। ठीक है, इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, ठीक है, इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, जो क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है हमारा 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन। तो ये सब चीज़ें पढ़ना हमारे लिए इतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस बिंदु का मतलब कि जैसे केल्विन पैमाने में द्रव्यमान का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, द्रव्य, ठीक है, द्रव्यमान नहीं, सॉरी, द्रव्य का। ठीक है, तो 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन लमसम इसी के सब बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है तो मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर यहाँ से 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर 32 फ़ारेनहाइट डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्वथनांक हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोग जानेंगे र्यूमर पैमाना। ठीक है, क्वथनांक का ये आप लोग देख लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ऊपर वाला फ्रीजिंग है, ये मान लीजिए इसको BP हम लोग लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो केल्विन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 केल्विन। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पहचानेंगे और इसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करने का प्रयास करेंगे, तभी हम लोगों को ये बहुत विस्तृत जानकारी, अभी इसके आगे हम लोग इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए कह रहे हैं कि आप इसको बराबर आप इन सब चीज़ों को नोट्स भी बना लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे र्यूमर पैमाना। ठीक है, र्यूमर पैमाना,
तो हम लोग देखेंगे र्यूमर पैमाने में। र्यूमर पैमाने में देखेंगे तो इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है इसकी खोज पहले की इसने की, ठीक है, डी र्यूमर ने, ठीक है। डी र्यूमर एक ऐसे वैज्ञानिक थे, ठीक है, डी र्यूमर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की। ये इन्होंने 1700 ईस्वी में इसकी खोज की, ठीक है। कब खोज की? 1700 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में, ठीक है। इसको 1730 ईस्वी में डी र्यूमर ने, ठीक है, डी र्यूमर, ठीक है, डी र्यूमर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की, ठीक है, जिन्होंने इसकी खोज की। और इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, और यही जो हम लोग हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु की बात करते चले आ रहे हैं, तो इसमें भी अपना हिमांक बिंदु होता है और क्वथनांक बिंदु होता है, ठीक है। इसका अपना हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु होता है। तो देख लेते हैं हम लोग इसका हिमांक बिंदु क्या होता है, इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देख लेंगे हम लोग इसका हिमांक बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, FP, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री R होता है, ठीक है, 0 डिग्री R होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों को याद रखें। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो इसका क्वथनांक होता है, जिसका क्वथनांक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या BP इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, BP, ठीक है, इसको हम लोग BP कह सकते हैं। वो होता है, इसका क्वथनांक पॉइंट जो होता है वो होता है 80 डिग्री R, ठीक है, कितना होता है, 80 डिग्री R, ठीक है। और इसके जो भागों की अगर बात की जाए तो इसका भी एक भाग में 1 R होते हैं, ठीक है, 1 R। जैसे इसका भी भाग था। वैसे यहाँ पर अगर हम केल्विन की भी बात करें, इस तरीके से थर्मामीटर अगर जब इसका बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, थर्मामीटर, ठीक है। जब इसके हम लोग टेम्परेचर स्केल जब बनाए जाते हैं, इस टेम्परेचर स्केल्स को हम लोग थर्मामीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर जब बनाए जाते हैं तो जो इसका ऐसे इस तरीके से भाग होता है कि नहीं, तो यहाँ इसके बीच का जो भाग होता है वो 1 केल्विन का होता है। और यहाँ पर र्यूमर वाला भी इसी तरीके से होता है, र्यूमर पैमाना भी इसी तरीके से होता है। जैसे भी बनता है उसका एक भाग क्या होता है, बीच के इसका एक भाग पूरा होता है। 80 बराबर भागों में ये बटा होता है, और ये 100 बराबर भागों में, ये 100 बराबर भागों में आपका जो केल्विन पैमाना है ये बटा होता है, ठीक है। और 100 बराबर भागों में ये भी बटा होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक ये सब 100 बराबर भागों में बटे रहते, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अभी तक इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम इन सब के बारे में हम लोग छोटा सा संबंध देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपने इस वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका संबंध देखते हैं, इसमें क्या संबंध है। तो देखिए हम लोग इसमें संबंध जो है वो हम लोग देखेंगे। देखिए ये दिया गया है सेल्सियस, ठीक है, फिर ये दिया गया है आपका केल्विन, ठीक है, ये आपका दिया गया है फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये क्या दिया गया है, फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर दिए गए र्यूमर पैमाने में क्या देखना है, हम लोग संबंध देखेंगे, ठीक है। इसका संबंध क्या होता है, तो ये हम लोग बहुत आसानी से इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए C-0/100 होता है, ठीक है, बराबर होता है K-273/180, ठीक है, और बराबर होता है तो 0R0, ठीक है, ये होता है आपका R0/80, ठीक है। ये इनके बीच में क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है, ये इनके बीच में क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। तो हम लोग इस संबंध को अच्छे से याद रखेंगे। जब आप किसी ने पूछ लिया कि सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट व र्यूमर पैमाने में संबंध क्या होता है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो आप अभी एक और भी संबंध यहाँ पर इसमें हम लिख सकते हैं, इसको इधर से लिख सकते हैं। फ़ारेनहाइट का संबंध जो है वो इस तरीके से दिया है, F32 ठीक है, F32 जो आपका दिया है ये F32/212, ठीक है, 212। ये इस तरीके की, ये इतना संबंध होता है, इसके बीच में ये संबंध होता है, ठीक है, बराबर में इक्वल है। ये इस तरफ हो या उस तरफ हो, बात एक ही होती है, ठीक है। हम देख लेंगे F-32/212 और C-0/100, ठीक है। फिर बराबर केल्विन, फिर उसके बाद -273/180 R-0/180, ठीक है, ये आपका क्या है, इसमें संबंध होता है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखकर नोट्स भी बनाइए और इसको पढ़िए।
फिर उसके बाद जो त्रुटियाँ होती है आप हमारे कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि सर अभी आप में कुछ कमी है, तो हमें ये महसूस होगा कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे स्टडी गौतम स्टडी, ये हमारा चैनल है गौतम स्टडी, ठीक है, गौतम स्टडी, इसको आप लोग फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके हमारा जो भी प्रतिक्रिया है उसे आप ज़रूर बताएं, तभी हम आपके साथ अच्छे से साझा कर सकेंगे, अपना भी और आपका भी। और इसी तरीके से विज्ञान, अब इसका सेकेंड पार्ट्स हम बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे, तो आप लोग इससे इसके आगे इसका पार्ट हम अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।